हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2010 का पीवाईक्यू। आज हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2010 से लेकर के 2023 तक अभी तक जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी हम क्या करेंगे, एक मंथ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से हम पीवाईक्यू को दोबारा से रिवाइज कर लें। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे ने ऑलरेडी पहले कर लिया या हो सकता है किसी ने नहीं किया, तो मैं भी कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखने के चलना है। आपको ये देख के चलना है कि देखो आपको माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले पीवाईक्यू करते टाइम आपके माइंड में कुछ बातें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले ये कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर कौन से यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड ये कि आप सारे चारों ऑप्शंस को एकदम अच्छे से ध्यान में देखते हुए चलेंगे। थर्ड, जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको अगर कहीं मिलती हैं एक्स्ट्रा, उससे रिलेटेड आपको कई चीज़ें या कहीं से कुछ नए नोट्स मिलते हैं तो वो आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम करेंगे जून 2010 के क्वेश्चन। पहले 2010-11 में कुछ टाइम तक क्या होते थे कि 50-50 क्वेश्चंस करके आते थे। 50 हिंदी में एक पार्ट, फिर 50 के 2 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले वाले पार्ट के 50 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने यूथ पब्लिकेशन है पीवाईक्यू का, वहाँ वो वाली बुक से क्या किया है मैंने, ये यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो अगर आप वो बुक भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी बुक से मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज रखे हैं। ओके, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो हमने भाषा विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसने पढ़ा था भाषा विज्ञान उसको अच्छे से याद है कौन कौन से हमने परिवार पढ़े थे। द्रविड़, भारोपीय, जितने भी परिवार थे, यूरेशिया, भूखंड, जितनी भी चीज़ें थी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो द्रविड़ परिवार कौन से, निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया है, असमिया है, बंगला है या फिर कन्नड़ है। तो कन्नड़ क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। देखो हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि भारोपीय परिवार है। मैंने आपको भारोपीय परिवार, आर्य भाषा परिवार, ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी। अभी भी टाइम है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भाषा विज्ञान ज़रूर पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं एक एक इस तरह से, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे ट्रिकी नहीं आता है। ऐसे क्या होगा कि आप थोड़ा सा अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, ये भारोपीय परिवार की कौन कौन सी भाषा है? हिंदी है, उड़िया है, बंगला है, असमिया आदि। देखो पूछा जा सकता है, अभी हमसे द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी है तो हो सकता है आगे हमसे भारोपीय परिवार, हो सकता है क्या भारोपीय परिवार आर्य भाषा परिवार से बहुत 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 प्रश्न बनते हैं, बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या, जब मैंने भाषा विज्ञान कराया था तब भी मैंने ये चीज़ें आपको बहुत बार मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि प्लीज़ इसको याद करना। भारोपीय परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार या जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु। सेकंड क्वेश्चन ये किस तरह से बन सकता है, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? वहाँ दे देगा कन्नड़, तमिल, तेलुगु और बंगला या फिर उड़िया, यानी 3 ये ऑप्शन रख देगा, एक कोई और सा रख देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा द्रविड़ परिवार भाषा नहीं है, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हुए, इसके लिए आपको क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये व्याख्या है, ये आपको देखते हुए चलना है। ठीक, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? कौन से क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को क्या काशिका कहा गया। देखो बनारस का क्षेत्रीय बोली को काशिका कहा जाता है। अवध की क्षेत्रीय बोली को बैसवाड़ा कहा जाता है। ये मैंने आपको जब कराया था तब मैंने ये 1 से 2 फैक्ट्स में बताए भी थे। ठीक है, अवध की क्षेत्रीय बोली को क्या कहा जाता है? बैसवाड़ा। याद करना है, अवध की क्षेत्रीय बोली को बैसवाड़ा, अवध बैसवाड़ा, और वहीं पे बनारस को काशिका
काशिका, ठीक है। अवध का क्या था? बैसवाड़ा। वहीं बनारस का काशिका। 2 याद रखने हैं, ओके। काशिका का ही दूसरा नाम क्या है? भोजपुरी। देखो ये प्रश्न भी बन सकता है कि भोजपुरी का दूसरा नाम क्या है? काशिका। काशिका का दूसरा नाम क्या है? भोजपुरी। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस, देखो भाषा विज्ञान में ना इसी तरह के फैक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड पे आते हैं, ठीक है। कि मतलब इस तरह से जहाँ पर भी अगर आपको कहीं भी मिलती हैं ये चीज़ें, तो आपको क्या करना है, वहाँ से नोट कर लेना होता है और याद रखना होता है, ठीक है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, पैशाची, ब्राह्मी, कैथी। अब देवनागरी लिपि हमने बहुत अच्छे से की थी, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ब्राह्मी लिपि में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से उत्पत्ति हुई है। इसमें 2 शाखाएं आती हैं, एक आता है दक्षिण शैली, एक आता है उत्तरी शैली। दक्षिण में कौन कौन सी है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़। ये है द्रविड़ परिवार वाली हो गई ना, ठीक। अब ये क्या है? यहाँ उत्तरी शैली से आती है हमारी गुप्त लिपि, ठीक है। इसका समय याद रखना। फिर आता है हमारा कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका कहते हैं। ये मैंने आपको जब देवनागरी लिपि पढ़ाया था, उसकी विशेषताएं पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था, ठीक है, कि हमारी लिपि का विकास का क्रम क्या है, या फिर कौन कौन सी शैलियों का हमारे, या कौन कौन सी लिपि ब्राह्मी लिपि के विकास में अपना योगदान देती है। इस तरह से भी प्रश्न आ चुका है एक बार, ठीक है। अगर यहाँ नहीं, इस वाले नहीं, 2010 में नहीं, वो मुझे याद नहीं कौन से ईयर में पूछा था, बट टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगी, 2010 से 23 तक में भाषा विज्ञान के जितने क्वेश्चंस हैं वो उसकी भी एक अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ भाषा विज्ञान वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसमें सारे मिक्सड हैं, बट एक क्लास ऐसे ले लेंगे जिसमें सिर्फ भाषा विज्ञान वाले आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं सिर्फ वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से क्या आती है? देवनागरी लिपि और शारदा लिपि, ठीक है। हो सकता है पूछा जाए कि देवनागरी लिपि के विकास में किसका योगदान है, तो वहाँ हो सकता है शारदा लिपि। देखो मैं बताती हूँ ऑप्शन क्या क्या रहेगा। उत्तर शैली, उत्तरी शैली रहेगा, गुप्त लिपि रहेगा, कुटिल लिपि रहेगा और शारदा लिपि रहेगा। अब बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, शारदा लिपि भी। देखो शारदा लिपि 10वीं शताब्दी में है। अब शारदा लिपि देवनागरी के विकास क्रम में कैसे अपना योगदान दे सकती है? मान लो शारदा लिपि, मान लो कि देवनागरी लिपि है, मान लो बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई जो कि 9वीं शताब्दी का है। शारदा लिपि हो गया क्या? छोटा भाई, जो कि बाद में आया 10वीं शताब्दी में। तो छोटे भाई ने बड़े भाई का वो कह सकते हो जन्म तो नहीं देख सकता ना, तो शारदा लिपि जो है वो देवनागरी के विकास क्रम में अपना कैसे योगदान दे सकती है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिपियों का योगदान है, ठीक है। अब देखो अगला है क्वेश्चन, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अब सबसे पहले आपको अष्टछाप के कवि कितने हैं उतने आपको याद होने चाहिए, सबका नाम आपको याद होना चाहिए, और क्रम से थोड़ा सा याद कर लेना। अष्टछाप के कवि आपको क्रम से याद होने चाहिए, ठीक। तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो ये थे हमारे कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास। आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कवि कौन कौन है? कुंभन दास है, सूरदास है, परमानंद, कृष्ण, गोविंद, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। सबसे पहले आपको क्या, कुंभन, सूर, पर, कृष्ण, गोविंद, क्षीर, चतुर्भुज, नंद याद करना है आपको। क्या क्रम याद करना है? कुंभन हो गए सबसे कुंभन सबसे पहले, सूर, क्या क्या ट्रिक लगा सकते हो इसमें, सोचो, थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करो। अष्टछाप के कवि देखो ट्रिक से याद कर लो अगर आपको ट्रिक कुछ समझ आती है। कुंभ के मेले में सूर पर कृष्ण, गोविंद, छत पर चतुर्भुज, नंद, इस तरह से कुछ याद कर लो, ठीक है। अभी मुझे इतना कुछ सही बन नहीं रहा, अच्छी सी ट्रिक नहीं आ रही माइंड में, बट ठीक है देख लो, ठीक। कुंभन हो गए, सूर हो गए, परमानंद, कृष्ण, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। क्लियर है? अब देखो जैसीकृत पद्मावत है। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक रूपक काव्य है। क्या है? पद्मावत एक रूपक काव्य है।
1540 ईस्वी की रचना है। पद्मावत कब की है? 1540। देखो यहाँ से क्या क्या पता चला, पहले पद्मावत का आपको समय याद हो गया, ठीक। इसकी ये कौन किस में रचित है, मतलब क्या इसका वो है, शैली कह सकते हैं कि ये कैसी है, तो ये एक रूपक काव्य है रचना। पद्मावत क्या है? एक रूपक काव्य है, ठीक। और ये उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। एक फैक्ट बन सकता है, पूछा जा सकता है क्या, कि पद्मावत को रूपक काव्य, प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है, किसने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे देखो क्या है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास, ठीक। तो इसमें देखो इसका आंसर क्या है? मीराबाई की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी रचना है, सॉरी किसकी पंक्ति है? मीराबाई की। देखो पहले ना मीराबाई हो गए, कबीर हो गए, सूरदास हो गए, इन सब से बहुत तुलसीदास हो गए, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते थे, खासकर पंक्तियों के। इनकी जो फेमस पंक्तियाँ होती थी, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती थी, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। तो वो चीज़ भी अभी, ऐसा नहीं है कि अब पंक्तियाँ नहीं आती, अभी भी आती है, बट ऐसा नहीं है कि जो बहुत फेमस पंक्तियाँ सिर्फ वही हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें क्या मुश्किल कर दी है एनटीए ने, तो थोड़ा सा आपको पंक्तियों पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सब ये तो बहुत सुना है, मीरा भाई की है, ठीक। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, ये है सूरदास की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। देखो पंक्तियां अगर आप ज़्यादा नहीं भी याद कर पा रहे हैं ना, कम से कम उन पंक्तियों को तो याद ही कर लो जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू सेम टू सेम, बहुत बार ना पीवाईक्यू के सेम क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, बहुत बार हो सकता है इनमें से आपको एक पंक्ति आपको इस बार आ जाए। अगर आपको एक पंक्ति याद है, कृष्णदास की वाली पंक्ति है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन की वजह से आपको 1 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। नव मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिरही माला, पहिराई माला, ये किसकी है? नंदलाल की। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुकर अधिक विराजति गोपी, ये कृष्णदास की है। तो आपको ये पंक्ति क्या करनी है? याद करनी है, ठीक है। तो ये पंक्ति आप याद कर लेना, आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आगे देखो क्या है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, नियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार, किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्ति है रसलीन की। किसकी है? रसलीन की। देखो अमी हलाहल मद भरे, इसको कैसे ट्रिक से, अमी हलाहल से क्या समझ आ रहा है? मतलब कि ऐसा कुछ रस से भरा हुआ, तो रसलीन, इस तरह से कुछ भी आप ट्रिक थोड़ा सा माइंड में थोड़ा दिमाग चला करके, मतलब किस तरह से ट्रिक्स खुद से ही बना के देखो। ट्रिक का मैं बार बार कहती हूँ कोई लॉजिक नहीं होता है, तो ये मत सोचा करो कि ये इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ट्रिक कैसे बनाऊँ मैं, नहीं। जैसा आपको समझ आ रहा है, जो आपको दिमाग में आता है, शब्द पढ़ के जो भी आपके माइंड में इमेजेस बनते हैं, जो भी ख्याल आता है ना, उसे ट्रिक बना लो, ठीक। अब देखो अमिया हलाहल हो गया रसलीन का, ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मनीशैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये है बिहारी की। अति शुद्ध है स्नेह को मारू है, जह नैकु सयानब बांक नहीं, ये किसकी है? घनानंद की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरत सुवृत, भूषण बिनु न बिराजय, कविता बनिता मित, केशवदास। ये बहुत बार पंक्ति आई हुई हैं, ये दोनों पंक्तियाँ बहुत बार आई हुई हैं, घनानंद और केशवदास की, ठीक है। और रसलीन की भी आई हुई हैं बहुत बार। ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो रिपीट हुई हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को थोड़ा सा समझ के रट के, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये प्रश्न तो बहुत ईजी है, इसका आंसर सबको पता है, तुलसी बाबा की रचना है, क्या? बरवे रामायण, ठीक। सूरदास की कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है?
साहित्य लहरी नंददास की है रास पंचाध्याय और केशव दास की है विज्ञान गीता। ठीक, आपको क्या करना है, तुलसीदास की जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सभी याद करनी है। सूरदास बहुत महत्वपूर्ण लेखक हो जाते हैं, इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती है। देखो, तुलसीदास से तो क्रम पूछा जा सकता है और केशव से भी क्रम या फिर रचनाएं, वैसे केशव से ज़्यादातर क्रम नहीं पूछे जाते, रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तुलसीदास की सभी रचनाओं को आपको क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ आया हमें, तुलसीदास की रचनाएं हमें पता होनी चाहिए, उनके समय पता होना चाहिए, उनका क्रम याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। पत्रिका से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए पत्रिका भी आपको याद रखनी है। मैंने अभी शायद से पत्रिका नहीं कराई है, मैंने आपको क्या क्या करा दिया, आत्मकथा, जीवनी करा दी है, मैंने आपको पुरस्कार करा दिए हैं, हिंदी में प्रथम कौन क्या हुए, कौन से लेखक, कौन से हिंदी खड़ी बोली के पहले रचनाकार, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है। ठीक, पत्रिका नहीं कराई है, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी करा दूँ, ताकि आपको थोड़ा ट्रिक से पत्रिका, जीवनी, आत्मकथा, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर सामने अगर कोई टीचर हमें करा दे या फिर हम सुन लें ना, तो ये चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद होती है। खुद से याद करने में इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर कोई पढ़ा रहा और हम पढ़ लेते हैं, उसकी बातें ध्यान से सुन लेते हैं, तो क्या होता है, ये चीज़ें कुछ है, ये कुछ टॉपिक्स है हिंदी के जो कि सुनने से ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको पत्रिकाएँ करा दूँ। ठीक, अब देखो आंसर क्या है इसका, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के कौन रचना के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। अब पत्रिका यहाँ देख लो कुछ, हिंदी प्रदीप का सन देखो, सन एक बार तो नहीं कह सकते, पर काफ़ी बार है ना, पत्रिका के भी क्रम पूछे गए हैं। अब पत्रिका के क्रम कैसे याद होंगे? तो ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा सा क्रम पे ध्यान देना पड़ता है। एक टाइम पे तो क्रम वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे थे, मैं आपको PYQs दिखाऊंगी ना, 2014, 15, 16, 13 में बहुत ज़्यादा क्रम के क्वेश्चंस बने हैं, बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है बालकृष्ण भट्ट। मासिक पत्रिका है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह की पत्रिका है, तो मासिक है ये, और ये कहाँ से निकलती है? प्रयागराज से। बाल बोधनी किसकी है? भारतेंदु की। भारतेंदु की 2-3 पत्रिकाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, मासिक ये भी है और ये बनारस से निकलती है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास की मासिक, और ये काशी से निकलती है। भारतेंदु की देखो राधाचरण गोस्वामी, और बाल बोधनी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक और है इनकी। अब देखो आगे क्या है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तो ये मुक्ति बोध की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देखो, पंक्तियाँ सारी सबको याद नहीं होती है, मुझे भी नहीं याद है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जो चीज़ें नहीं याद हम उसको छोड़ दें। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें करें, PYQ सॉल्व करके कम से कम इतनी पंक्तियाँ याद कर लें जितनी हमारे एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पूरा पंक्ति आपको अब सेम एज इट इज़ तो ये चीज़ें नहीं देंगी, ऑब्वियस है ये। ठीक है, आपको सेम ये चीज़ें नहीं देंगे, पर हो सकता है आपसे ये वाली पंक्ति दे दो दोबारा से, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, तो ये रघुवीर सहाय की है। ये पंक्ति हो सकता है दोबारा से दे दे। ठीक है, तो पंक्तियाँ आपको याद रखनी है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उसके पास। ये तो आपके नागार्जुन की, आपके सिलेबस की ही पंक्ति है, आपके सिलेबस में है ना नागार्जुन की ये वाली रचना। कौन सी रचना था ये? अकाल और उसके बाद है ना, शायद से अकाल और उसके बाद का जब वर्णन करते हैं लेखक। ठीक, तो आपको इनका ये पता होना चाहिए। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, ये निराला की है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। और क्या है ये? तो ये एक जीवनी परक रचना है, ये जीवनी है। किसकी है? देखो, आवारा मसीहा प्रकाशन है 1974, विष्णु प्रभाकर की है, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ये किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और उत्सव पुरुष नरेश मेहता, जो कि महिमा मेहता की
नरेश मेहता, महिमा मेहता क्या है, नरेश मेहता की पत्नी है और उन्होंने उनकी जीवनी पर लिखा है ये, ठीक है। और आवारा मसीहा के कितने खंड है, 3 है। नाम याद कर लो, आया हुआ प्रश्न है। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको तीनों के। रुको देखो, 3 खंड है और तीनों आपको नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सा नाम है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये प्रश्न आया हुआ है। खंड के नाम पूछे जाते हैं, यह चीज़ आपको पता है तो आपको ध्यान में रखना है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है, किसमें पशु पक्षियों का वर्णन किया है महादेवी वर्मा ने, तो मेरा परिवार, किसमें, मेरा परिवार में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्या है, महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972 महादेव वर्मा के रेखा चित्र है। मेरा परिवार में वर्मा जी ने नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया इत्यादि पशु पक्षियों का वर्णन किया। जबकि पथ के साथ ही 1956 महादेवी वर्मा का संस्मरण है। क्या है ये, संस्मरण है ये। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये स्मृति की रेखाएं हो गया, मेरा परिवार, और अतीत के चलचित्र, ये सब क्या है, रेखा चित्र है। और पथ के साथ ही क्या है, संस्मरण है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कौन सी विधा है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखो, मैं PYQ सॉल्व कराने का मेरा मेन यही मकसद है कि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी मुझे पता है PYQs आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वही तो आपको भी चीज़ें पता है, पर मैं यही मेरा मकसद है कि मैं ये बता सकूँ कि हाँ, यहाँ से इस तरह से प्रश्न आए हैं, इस तरह से बन सकते हैं, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। आगे क्या है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है, तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है, सबसे इजी क्वेश्चन है, रसमीमांसा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो सकता था, यहाँ हो सकता था रस मीमांसा और काव्य मीमांसा में बच्चे हो जाएं क्या, कंफ्यूज, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काव्य मीमांसा है हमारी राजशेखर की, किसकी है, राजशेखर। रस मीमांसा है हमारे आचार्य शुक्ल की। रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण किसका है, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का। और वांग्मय विमर्श किसका है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आपको ये याद रखना है कौन सी आलोचना किसकी है, रस सिद्धांत है किसकी, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल, रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो क्या है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। अब मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है, तो ये है इलाचंद जोशी। इसमें इलाचंद जोशी आते हैं, अज्ञेय आते हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय, जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज इत्यादि क्या है, ये 3-4 कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। इनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है, तो न्यूनिया क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है ये न्यूनिया, ठीक। चारुचंद्रलेख पात्र है, चारुचंद्रलेख की पात्र कौन है, राजा सातवाहन और चंद्रलेखा। पुनर्नवा की कौन है, लोरिकायन और मृच्छकटिकम। अनामदास का पोथा का है, छांदोग्य और बृहदारण्यक। देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा तो आपके सिलेबस में भी है, पुनर्नवा भी आपने पढ़ा होगा, अनामदास का पोथा भी। तो यहाँ से आपको क्या कैरेक्टर थोड़े से मिल जाते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, निबंध है, जो कि किसकी है, धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती, और इसका सन क्या है, 1958, ठीक है। देखो, इस तरह की विधा भी पूछा जाता है, आपसे एक रचना दे दी जाएगी और उससे पूछ लिया जाएगा विधा क्या है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। आप देखो, रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध संग्रह देख लो, गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायको।
2 हैं, कौन कौन से हैं? गेहूं और गुलाब जो कि 1950 के, और वंदे वाणी विनायक 1954 के। प्रताप नारायण मिश्र के, देखो ये वाली स्लाइड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध कौन से हैं? धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, यहाँ से कुछ हैं जो घूरे का लत्ता बिनय इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ईश्वर की मूर्ति इम्पॉर्टेंट है, होली है अथवा होरी, इस तरह की कुछ है जो इम्पॉर्टेंट है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह, देखो चितवन की छां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यानिवास के निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये तो आपके सिलेबस में भी है। तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यानिवास मिश्र के निबंध, ज़रूर 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 याद कर लेना, यहाँ से क्रम भी आया हुआ है, ठीक है। और कुबेर नाथ का प्रिया नीलकंठी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रस आगे तक भी पूछा गया है यहाँ से आपका, और यहाँ से क्या पूछा गया है? विषाद योग, महाकवि की तर्जनी भी देख लेना एक बार। पर ये नीलकंठी ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने आप मार्क किए थे, देख लेना। आगे आता है हमारा काव्य शास्त्र और आलोचना। क्या आता है? काव्य शास्त्र और आलोचना भी यहाँ से प्रश्न देखो। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र, भरत मुनि का समय क्या है? दूसरी शताब्दी। क्या है? दूसरी शताब्दी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, समय भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें स्थायी भाव करनी है। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या की है, ये तो सबको पता है। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी, देखो विभाव आ गया, अनुभाव आ गया और व्यभिचारी आ गया, पर स्थायी भाव नहीं आया किसमें? भरत मुनि के रस सूत्र में। आपसे सूत्र भी पूछे जाते हैं, सूत्र दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये सूत्र किसका है। मिलान में पूछे जाते हैं, दंडी हो गए, वामन हो गए, भरत मुनि हो गए, भामा हो गए, इन सब के ही सूत्र क्या होता है ऐसे दे देते हैं और मिलान में पूछे जाते हैं। तो आपको सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं हो रहे तो मैं आगे क्या करूँगी, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी जिसमें काव्यशास्त्र में कराऊंगी आपको, वहाँ पे आपको एक बार सारे सूत्र एक जगह लिख के दे दूँगी। ज़्यादा नहीं तो कुछ ही है, 10 से 12 सूत्र हैं जो कि आपको याद करने ज़रूरी हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि जिस तरह से मैंने याद किया था मैं उस तरह से आपको याद करा दूँ, ठीक है। आगे देखो क्या, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो भट्ट नायक है। साधारणीकरण के कौन है? भट्ट नायक है। साधारणीकरण के प्रतिष्ठापक भट्ट नायक है। पाठक, श्रोता या दर्शक में पाठ, दृश्य इत्यादि की रसानुभूति होना ही साधारणीकरण है। अब साधारणीकरण से भी इनके सूत्र पूछे जाते हैं। सूत्र आपको थोड़ा सा काव्यशास्त्र में याद करना पड़ जाता है, ठीक है, जो थोड़ा सा बच्चों को क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है याद करने में। थोड़ा संस्कृत जैसे शब्द होते हैं ना, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, हम ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक। शब्द की द्वयार्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द की द्वयार्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? तो वक्रोक्ति होता है। सारे अलंकार आप देख लेना, यहाँ पे क्या है, वक्रोक्ति अलंकार देख लो, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, ये तो आपको पता ही होगा, अलंकार तो हमने बहुत बार पढ़े होते हैं, ठीक। तो ये देख लेना। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 30 मिनट की क्लास में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन पढ़ पाए हैं अभी तक, बहुत ज़्यादा डीप में क्योंकि कर रहे थे, ठीक। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखो प्रेमचंद के उपन्यास का सही अनुक्रम पूछ लिया है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, देखो यहाँ पे पहले तो कुछ आप वो देख लो, देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इसमें क्या है, देखो उल्टा है ये, इस तरह से सेवा सदन पहले आया, फिर आया हमारा रंगभूमि, फिर आया कर्मभूमि, फिर आया गोदान। यहाँ से हम सेवा सदन देखते तो हमारा गलत हो जाता है क्योंकि कर्मभूमि यहाँ पहले दे दिया, आना चाहिए था रंगभूमि। तो इसका क्या, इस तरह से इस क्रम में इसका आंसर सी हो जाएगा सही, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनका सन याद रखना है।
प्रेमचंद ने प्रेमा 1907 में उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया है। हो सकता है पूछ ले कौन से उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया है, या हो सकता है पूछ ले प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके किस नाम से प्रकाशित किया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसको 2-3 तरह से घुमा के प्रश्न आ सकता है, ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। उसने कहा था रानी केतकी की कहानी तिरछ और शरणागत। सबसे पहले तो उसने कहा था किसकी रचना है, उसने कहा था आपके सिलेबस में भी है, जो कि है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की है। और तिरछ है हमारी किसकी? उदय प्रकाश की। शरणागत किसकी है? तो वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी। उसने कहा था शरणागत और तिरछ। आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रकाशन याद कर लेंगे। यहाँ से देखो प्रकाशन याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? अंधा युग, शारदिया, कोर्ट मार्शल और माता कैक्टस। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका आपको पता होना चाहिए कि किसकी नाटककार कौन से हैं। अंधा युग आपके सिलेबस में है धर्मवीर भारती। शारदिया है जगदीश चंद्र माथुर की। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक। माता कैक्टस बहुत महत्वपूर्ण नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल की। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और मैं फिर से कहूँगी कि प्रकाशन वर्ष आप याद करने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनाएं हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं का क्रम पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले वो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं वो सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर लिखते हैं कबीर बहुत अच्छा इनका ये क्या है? आलोचनात्मक निबंध है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। अब यहाँ से ना क्या होता है कि सन भी पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये वाली आलोचना कौन से सन में लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें आपको पहले से पता है, ठीक। आगे देखो क्या रेखा चित्रों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो माटी की मूर्ति, अमिट रेखाएं, अतीत के चलचित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। सबसे पहले अगर आपको इनके लेखकों के नाम पता है तो थोड़ा सा माइंड में हमारे आता है कि हाँ कौन से लेखक पहले आते हैं, कौन से बाद में, किनकी रचना कौन सी पहले हो सकती है, कौन सी बाद में हो सकती है, ठीक है। तो देखो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। अतीत के चलचित्र किसकी है? महादेवी की 1941 की है। स्मृति की रेखाएं 43 की है और मेरा परिवार 72 की है। मेरा परिवार अभी मैंने आपको बताया कौन सी थी, ठीक। माटी, इसमें क्या है? माटी की मूर्तें गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, राम वृक्ष, बेनीपुरी के हैं। अमिट रेखाएं वहीं पे सत्यवती मल्लिक की हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की हैं, ठीक है। तो आप फिर वही आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसका प्रकाशन वंश, ठीक है। आज काफ़ी ज़्यादा हमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा डिटेल में देखने लगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। हम आधे घंटे में सिर्फ 25 क्वेश्चंस कर पाए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करें, जिससे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कम टाइम देंगे, ताकि हमारे अच्छे से जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो कम टाइम में हम सारे का सारा PYQ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपको कुछ भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी के रिप्लाई भी दे सकूँ और सही गाइड कर सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको क्लास के जो भी अपडेट हों, जो भी क्लासेस हों, टाइम टू टाइम मिलती रहे अपडेट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।